पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। टीएमसी पर जमकर साध सकते हैं निशाना, बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा, अधिनियम के पारित न होने पर विरोध में करेंगे पीसी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का मैनपुरी दौरा, आज परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम जिला अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण। आज से चारधाम यात्रा का होगा आगाज, गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट, यात्रा को लेकर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले हॉर्मुज को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता ईरान, ईरान में हो सकता है सत्ता परिवर्तन। एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको याद होगा कि बीते दिनों लोकसभा में ये बिल गिर गया था, जिसके बाद से तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जगह जगह पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बीजेपी कार्यालय में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पीसी करेंगे और अधिनियम के पारित न होने के विरोध में ये पीसी की जाएगी। यानी कि सारे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन तमाम जो पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था, उन पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया। जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था तो उसमें उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा था, जमकर जो है आड़े हाथों लिया था। एक एक करके तमाम पार्टियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पार्टियां महिला विरोधी हैं और अब जब कुछ अच्छा होने जा रहा था उसमें भी इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। अब सीएम योगी भी आज उन पर बरसते हुए गरजते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आज पीसी करेंगे और इस अधिनियम के पारित न होने के विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लखनऊ में, बीजेपी कार्यालय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और खास तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आज सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने के विरोध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। न सिर्फ सीएम योगी बल्कि जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से जुड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने एक बयान भी दिया था महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन को लेकर, जहां पर उन्होंने इस बिल को पारित न होना महिलाओं का अपमान बताया। यानी कि उनका स्टैंड जो है वो सीधे सीधे बिल के समर्थन में है। जाहिर बात है सीएम योगी भी चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, वो हक मिले जिसकी वो हकदार हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इन दिनों राजनीतिक रैलियां जो हैं, चुनावी रैलियां, वो भी सीएम योगी कर रहे हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कल सीएम योगी जब चुनावी राज्यों के दौरे पर थे उन्होंने जमकर निशाना विपक्ष पर साधा और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस दौरान भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो लाया गया था, अब उसके साथ 3 और बिल आने थे जिसमें परिसीमन सबसे ज्यादा विशेष और खास था, जिसे को लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया था। और इसमें जो प्रावधान है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको सरकार लाना चाहती है, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्यसभा इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% महिलाओं का जो है रिजर्वेशन रहने वाला है। इसके अलावा SC ST महिलाओं को भी इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि जो सीटें पहले से ही आरक्षित हैं उनमें भी 1/3 यानी कि 1/3 महिलाओं के लिए सीट जो है वो रिजर्व होगी। अब सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लागू कब से होगा। देखिए, कानून पहले पास हो चुका है 2023 में, लेकिन लागू तब होगा जब जनगणना होगी यानी कि सेंसस होगा, इसके बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन, उसके बाद ही जब, क्योंकि अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है
1971 के हिसाब से जो है अब तक का सीटों का बंटवारा, यानी कि कह सकते हैं हम लोकसभा क्षेत्र और जो विधानसभा क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक बार फिर से परिसीमन करवाया जाए। इसी को लेकर पूरा विरोध है और आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर शिव कृपाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शिव कृपाल, आज सीएम योगी एक बार फिर से गरजते और बरसते हुए नजर आएंगे विपक्षी पार्टियों पर। कब का समय दिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और किन किन मुद्दों को लेकर खासतौर पर चर्चा हो सकती है? सुचित्रा, देखा जाए तो आज जो सबसे खास मुद्दा है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही है, क्योंकि आज 10:45 पर योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो उसी के मद्देनजर करेंगे। वो चूंकि कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था उसको भी देखा गया कि कैसे मुख्यमंत्री ने बैठ के अपने कालिदास आवास पे अपने अधिकारियों के साथ इनके संबोधन को सुना। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री हैं उन सबको ये जाहिर है कि संदेश जा चुका है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हमले तेज करना है विपक्ष के ऊपर, क्योंकि विपक्ष के वजह से ही ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इस बिल पे मुंतकी खाई है। विपक्ष की वजह से बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, जिसमें इंडिया के घटक दलों ने साथ नहीं दिया कांग्रेस का। जी बिल्कुल शिव कृपाल, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है इस अधिनियम को लेकर। अब कल प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम जब संबोधन दिया था, उन्होंने उसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल किया था। अब आज क्योंकि सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 2027 में और कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, तो क्या आज खासा तौर पर निशाना समाजवादी पार्टी पर रहने वाला है? बिल्कुल, न केवल समाजवादी पार्टी पे बल्कि पूरे इंडिया के गठबंधन पे ही होने वाला है हमला तेज, क्योंकि न केवल उत्तर प्रदेश में तो चुनाव अभी 2027 में है, लेकिन अभी देखा जाए तो 2 चुनाव इनके अटके पड़े हैं, असम और तमिलनाडु, तो कुल और पश्चिम बंगाल, तो कुल मिला के 3 चुनाव तो अभी मतलब अटके हैं जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में, और इसके साथ ही अन्य प्रदेशों में और भी होने उत्तर प्रदेश के साथ साथ। तो जाहिर सी बात है, देश की आधी आबादी को ये अपनी तरफ करना चाहते हैं, उसको वोट बैंक में तब्दील करना चाहते हैं और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया भी गया, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन करना था, 131वां अधिनियम का संशोधन था ये। तो कुल मिलाकर ये जताने की कोशिश करेंगे जनता के सामने कि अगर ये बिल आ गया होता तो महिलाओं के सपनों को कितना उड़ान मिलता, लेकिन नहीं आ पाया। इसका मतलब ये हुआ, ये बताएंगे कि अगर हमारे पास 2/3 बहुमत होता तो ये सदन में पास हो गया होता। यानी कि कहीं न कहीं भविष्य की नींव भी रख रहे हैं कि अगर हम लोगों को नारी बहनें, माताएं और जो महिलाएं हैं, इनका वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से रहे तो इनको 2/3 बहुमत मिलेगा। अगर इनको मिलेगा तो ये संशोधन पास कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि एक चीज और देखिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक करनी शुरू कर दी थी और उसके तहत तमाम महिलाओं को सम्मान समारोह और सम्मानित करने का काम शुरू हो गया था। उसी के तहत ये नारी वंदन अधिनियम को धार और देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही है। क्योंकि ये बताने की कोशिश जैसे विपक्ष ने इनके हमले को, जो शुरुआती हमले थे भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं तेज कर दिया, यानी कि इनके हमले को और तेज करना पड़ेगा और गांव-गांव बूथ लेवल तक जाना पड़ेगा। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे योगी आदित्यनाथ तो जाहिर है कि पूरी मीडिया आज योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए वहां खड़ी होगी और वो संदेश जब जाएगा गांव-गांव तक, जन-जन तक, तो जाहिर है इसका असर जरूर पड़ेगा। शिव कृपाल, लेकिन विपक्ष इस बीच एक और आरोप लगा रहा है कि सरकार को पता था कि सदन में ये बिल गिर जाएगा, लेकिन सदन में फिर भी इस बिल को लाया गया और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है। ये लगातार आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। इन तमाम आरोपों के बीच में अगर क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही संशोधित बिल लाने की तैयारी थी महिलाओं के पक्ष में, इसको लेकर विरोध, क्या सरकार के छवि जो थी वो सुधर रही थी या फिर सरकार के नाम एक ऐतिहासिक कदम जो है वो लिखा जाता, इसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था और इस वजह से ये काम किया गया है, या कहीं ना कहीं जो सरकार है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि परिसीमन समय पर होना चाहिए था, इन तमाम चीजों को लेकर असल मुद्दा क्या है? सरकार की लोकप्रियता या इनके जो मुद्दे हैं सच में ये कहीं ना कहीं वाजिब नजर आ रहे हैं?
अब सुचित्रा, जैसा आप कह रही हैं कि अब दोनों आपके जो जिस तरह के हम लोग सवाल मीडिया उठा रही है, उसी में विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ सही भी कह रहा है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती, जैसे 2023 का जो विधेयक था महिला बिल, वो पास हो गया था। इसके बाद उस समय इन लोगों ने, सरकार ने ये कह के उस बिल को आगे नहीं लाया, लोगों में, जनता तक इस तरह की तेजी नहीं दिखाई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जाति जनगणना हो जाए और परिसीमन हो जाए। उस समय विरोध एक तरह से सरकार ने किया था और सरकार ने तेजी करके उस विधेयक को पास कर दिया था। अब आज जब विपक्ष कह रहे कि नहीं साहब, वो जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी और परिसीमन भी हो जाएगा, इसके बाद महिला विधेयक की और इसकी संशोधन की हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह मामला पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार जानती थी। वो इस मुद्दे को लाकर बुलाना चाहती थी, क्योंकि एक महीना पहले से ही इस अधिनियम के बारे में उन्होंने जन जन तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया था। उनको पता था कि 2/3 बहुमत उनका लोकसभा में नहीं है और पहले दिन ही ये गिर जाएगा कहीं ना कहीं विधानसभा में। हुआ भी यही, और उसी के अनुरूप इन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी तेज किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे घाटा हो रहा है। यही कारण है कि जगह जगह के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए के घटक दलों के, उन सभी लोगों को ये बोला गया है कि इस मामले को और तेज अगर नहीं करेंगे तो इस मामले पर, जैसे कि कहा जाता है ना कि लेनी देनी पड़ गई, तो कुल मिलाकर इसमें अगर ये तेज नहीं करेंगे हमले विपक्ष पे, तो इनको लेनी की देनी पड़ जाएगी। इसीलिए विपक्ष भी अब इनके हमलों को तेज करने के लिए चारों तरफ से अपने को मजबूत भी कर लिया है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को और तेज हमले करने पड़ेंगे विपक्ष पे, और बताना पड़ेगा कि कैसे विपक्ष ने महिलाओं के विरोध में आकर यह काम किया है। कहीं न कहीं विपक्ष को महिला विरोधी करार करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसका घाटा, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि ऐसा पहला बिल हुआ है। आप खुद देखिए अपने 12 सालों के कैरियर में ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की, कि पहली बार ये हुआ कि किसी विधेयक के न पास होने पर इस तरह के जगह जगह पे जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। जी, जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप तमाम चीज़ों पर जो है विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जाहिर बात है शिवकृपाल, क्योंकि विपक्ष लगातार जिन चीज़ों को लेकर आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं वो आरोप कितने सही है कितने गलत है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के मन में भी सवाल है। और आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल भी रहने वाला है शिवकृपाल, क्योंकि आज खुद सीएम इस बात को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेकर चर्चा की है। क्या इस बात की भी संभावना है कि जब सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद समाजवादी पार्टी भी इस पर जवाब दे, क्योंकि कल हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या इस बात की संभावना है? इस बात की प्रबल संभावना है सुचित्रा, क्योंकि अगर इसमें पक्ष या विपक्ष कोई पीछे रह जाएगा तो उसको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमलावर है सरकार विरोधी दलों पर, उसी तरह से विरोधी दलों को भी सरकार पे हमले तेज करने पड़ेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि यह मामला इतना संजीदा और इतना संवेदनशील है कि अगर इस मामले को दोनों तरफ से एक दूसरे का जवाब देने की कोशिश नहीं हो पाएगी, तो जाहिर है कि अगर विरोधी दल नहीं आके उस हमले का जवाब दे पाएंगे तो उनके ऊपर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब शिवकृपाल की अगर सही से यहाँ पर जो है जवाब नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं किसी एक का पलड़ा भारी नजर आएगा, जो दोनों ही तरफ से मंजूर नहीं किया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और इस वजह से है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहुत शुक्रिया शिवकृपाल, आपने विस्तार से जानकारी दी। खबरों में बढ़ेंगे आगे, तमिलनाडु की बात करेंगे जहां पर चुनाव होने हैं। 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और इसी को देखते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का दौरा करेंगे। लगभग सुबह 9:30 बजे मोदाकुरिची में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि अब से थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचेंगे। मयलापुर में शाम को 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीच में उनका और भी कई कार्यक्रम शेड्यूल है। इस बीच आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं, तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान जनता से वोट की अपील करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि डीएमके एआईएडीएमके के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। अब आपको बता दें कि डीएमके ने भी लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया है और विपक्ष में जो है खिलाफ में वोट डाला है। अब इसको लेकर ये भी माना जा रहा है कि आज जब गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे तो निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी ओर डीएमके पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
मयलापुर में शाम को 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पर जनता को संबोधित करेंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे। मोदाकुरिची में लगभग 9:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर जनता से वोट की अपील भी करेंगे और गृह मंत्री के दौरे को लेकर जो वहां के पार्टी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनमें काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से पूरी कर ली गई है, क्योंकि आज कंप्लीटली वीवीआईपी मूवमेंट पूरे प्रदेश में रहने वाला है। 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होना है। 23 को मतदान है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि बीजेपी ने जो ताकत झोंक रखी है, कभी सीएम योगी, कभी प्रधानमंत्री मोदी, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह। इन तमाम दौरों का, इन तमाम रैलियों का, तमाम वादों का, दावों का कितना फायदा चुनाव में पार्टी को मिलता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे मोदाकुरिची में जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। इस बीच डीएमके एआईएडीएमके के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उस पर भी निशाना साधते हुए उसे जो है कोट करते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से डीएमके और एआईएडीएमके आपस में लड़ रही हैं, ऐसे में वो जनता के हितों का ध्यान कैसे रखेंगे। जनता को अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए और एक ऐसी पार्टी को मौका देना चाहिए जो जन सेवा में बिलीव करती हो। अब आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, देखने की बात होगी कि आज क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान कहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट लगभग 12:15 पर खुलेंगे और 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट जो है खुलेंगे। मां गंगा की भोग मूर्ति पहले पड़ाव से रवाना होगी और भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। तो आज से 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 22 अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आज सीएम धामी गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जो पहला जत्था है, जो पहला दल है, उसको रवाना करेंगे। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। 12:15 पर गंगोत्री, तो 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए और सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम की जाएगी। सीएम धामी कपाट खुलने के मौके पर खुद वहां मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल यानी कि आज खुल रहा है। गंगोत्री धाम 19 अप्रैल यानी कि आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खुल रहा है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा का जो है आज से आगाज हो रहा है। अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा का आगाज, यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। आप 4 धाम यात्रा की ओर निकल सकते हैं। आज 19 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे, तो वहीं 22 तारीख को केदार धाम के कपाट खोले जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। देखिए, मैं विवेक पाठक जी को और भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट
अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। कि भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पर टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं से आम जनता को अवगत कराएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं, तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी ने स्कूल वाहनों की जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां गाजियाबाद में स्कूल वाहनों की जांच हो रही है। स्कूल बसों पर लगाया जा रहा है क्यूआर कोड। बच्चों, शिक्षकों की जान से अब कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो सीएम योगी के आदेश के बाद गाजियाबाद में स्कूल वाहनों की जांच हो रही है। स्कूल बसों पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है ताकि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यूआर कोड स्कैन करके पता लगाया जा सके कि ये बस कितनी पुरानी है, कितना टाइम हो गया है इसको, या फिर क्या कुछ जानकारी है, पोल्यूशन कंट्रोल है या नहीं, और लाइसेंस रिन्यू कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो उस बस का ड्राइवर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस क्यूआर कोड से स्कैन की जा सकेगी। तो अब बच्चों की जान से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा, जहां पर सीएम योगी ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। गाजियाबाद से ये खबर है, जहां पर स्कूल बसों पर, स्कूल के जो बस हैं उन पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। क्यूआर कोड का मकसद ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है बस से रिलेटेड, जैसे कि उस पर ड्राइवर का नाम, लाइसेंस, बस का रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अलावा जो है पेरेंट्स के लिए इससे सुविधा होगी कि वो मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके बस की डिटेल्स और रूट भी देख सकेंगे। कई जगहों पर रियल टाइम ट्रैकिंग से भी ये पूरा जो है क्यूआर जुड़ा रहने वाला है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन को भी निगरानी में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है कि ट्रैफिक पुलिस क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत जाँच कर सकती है। दूसरी बात ये रहेगी कि इस पर फिटनेस, परमिट, ड्राइवर वेरिफिकेशन सब कुछ एक क्लिक में आप देख पाएंगे। तो एक बड़ी बदलाव की ओर जो है सीएम योगी ने ये फैसला दिया है। इतना ही नहीं बल्कि नियम का पालन जो है वो करना होगा। इसके अलावा बस में ये भी इंफॉर्मेशन होगी, बस में सीसीटीवी है या नहीं, बस में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप पता कर पाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, एक बड़ा जो फैसला है वो सीएम योगी की ओर से लिया गया है क्यूआर कोड बसों में लगाने का। ये क्यूआर कोड लगाने का मकसद क्या है और क्या क्या जानकारियां इस क्यूआर कोड के तहत पेरेंट्स को मिल सकेंगी? क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए सुचित्रा, ये एक अच्छी पहल है क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों की बस अपनी लापरवाही की वजह से जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनकी जान को जोखिम में डाल देते हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक क्यूआर कोड काफी सहूलियत प्रदान करने जा रहा है। इसमें लाइव ट्रैकिंग से लेकर ड्राइवर की डिटेल इसमें डाली जाएगी और पूरी तरीके से ये एक्टिव रहेगा और इसे पेरेंट्स फोटो क्लिक करके खुद अपने घर में बैठकर जो गाड़ी है उसको
ट्रैक कर सकते हैं, ना सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं बल्कि ये देख सकते हैं कि कौन उनके बच्चों को ले जा रहा है, कौन ड्राइवर है, ड्राइवर की क्या डिटेल है, उसकी क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, कितना वैध है, कितना अवैध है, तमाम चीजों को उस QR कोड में डाला जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। ये सभी जो स्कूल में जो बसें लगी हुई हैं उनमें QR कोड लगेगा। ऐसा ही QR कोड या तमाम और सहूलियत उन ऑटोज में भी लागू होने की बात कही गई है जिन ऑटो को बेपरवाह तरीके से चलाया जाता है जिला गाजियाबाद में, क्योंकि महानगर गाजियाबाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑटोज चलते हैं जिनमें सवारियां भरी जाती हैं और इनमें भी QR कोड लगाना बेहद जरूरी है। हमारी SP ट्रैफिक से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी पहले स्कूलों में ये QR कोड लगाया जाएगा, जिसके बाद बेपरवाह तरीके से चल रहे ऑटो में भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जी सुचित्रा। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि ये बड़ी पहल की जा रही है, QR कोड में तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा इससे पुलिस प्रशासन को भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसको लेकर इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि ये परिवर्तन आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी ऐसा लग रहा है? देखिए, ड्राइवर्स की वेरिफिकेशंस की तो पहले ऐसी सूचनाएं थी कि ड्राइवर्स का पूरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र खुद निकट के थाने में लगाया जाएगा और स्कूल में भी उसका प्रमाण पत्र दाखिल किया जाएगा और तमाम चीजें देखी जाएंगी। कौन ड्राइवर है, किस तरीके का उसका पहले चरित्र रहा है, किस तरीके से उसने कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया, बच्चे किस तरीके से सेफ देखे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो QR कोड वाली बात आई है वो कहीं ना कहीं बच्चों में और सहूलियत प्रदान करेगी, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जिस तरीके से QR कोड की बात कही गई है, बच्चे काफी सेफ एनवायरनमेंट में आ जा सकेंगे और जिस तरीके से स्कूलों में स्कूल की बस के अंदर CCTV लगाए जाएंगे, उसमें भी बच्चों को देखा जा सकता है कि बच्चे सेफली आ जा रहे हैं कि नहीं। बस जो होती है स्कूल की, वो क्योंकि सुबह का समय होता है और बच्चों को सभी समय पहुंचाने के लिए बस को तेजी से चलाया जाता है। बस की क्या स्पीड है वो भी देखी जाएगी और तमाम चीजों में इस पर नजर रखने के लिए खासतौर से QR कोड बनाया गया है और जो बस चालक है और बस कंडक्टर है वो किस तरीके का है, खासतौर से उस पर नजर रखी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो CM योगी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बसों पर QR लगाने की बात कही है, जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में पुलिस को भी हेल्प करेगी और पेरेंट्स को भी इससे ज्यादा हेल्प होगी। इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। देखिए, मैं विवेक पाठक जी को भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। कि भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पर टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं से आम जनता को अवगत कराएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अपडेट चैनल को मैं आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे PM मोदी। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनता को साधने की होगी कोशिश।
आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा। अधिनियम के पारित न होने के विरोध में करेंगे पीसी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी दौरा। परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल डिप्टी सीएम। जिला अस्पताल का भी करेंगे निरीक्षण।